बहुत अभिनंदन करता हूँ विकास जी, दीपक जी, निकिता मैम, प्रीति मैम, नित्या मैम और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ को पढ़ने, समझने, डिस्कस करने। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज अभी क्योंकि हमारा ये नया बैच स्टार्ट हुआ और इसमें मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बताया है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे हमने चर्चा की है, बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमें ओवरऑल 10 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं वन बाय वन। तो ऐसे में ये हमारा दूसरा चैप्टर है, रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिक्षमता, अनुसंधान अभिक्षमता। तो इस यूनिट में गाइस अनुसंधान पढ़ना है, यानी शोध क्या है, द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, इसके अलावा शोध का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है। यानी रिसर्च जो है वो केंद्र है, शोध यहाँ पे केंद्र है और शोध के चारों ओर जितनी भी बातें हैं, शोध से संबंधित जितनी भी बातें हैं, रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, उन सभी बातों पे हमें विशेष चिंता करनी है, विशेष चर्चा करनी है। इसके डेफिनेशन से लेकर के इसके टाइप्स, इसके प्रोस एंड कॉन, जो भी स्टेप्स हैं, सब कुछ पढ़ना है। शोध से संबंधित सारी विषयों पे हमें बातें करनी है, चिंता करनी है। तो कल भी गाइस मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस आपको करवाया था इस टॉपिक से, इस यूनिट से, जिसमें कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था बेसिकली कि रिसर्च क्या होता है। कुछ मैंने आपको टॉपिक्स भी बताए थे, फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस तरह के टॉपिक्स पे आप सोच सकते हो रिसर्च करने का, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सर रिसर्च तो पता लग गया कि भाई शोध क्या है, पर किस तरह के टॉपिक्स। तो ऐसी बातें कल हमने की थी, आज भी थोड़ा मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। तो ये सब हमारा चल रहा था। बाकी रिसर्च का जो मेन मतलब है गाइस वो यही है कि जो भी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है उसको पता लगाना, उसके लिए समाधान ढूंढना, यही रिसर्च है। रिसर्च का मतलब क्या है कि हम अपने आप को अपडेट करते रहें। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एप्लीकेशन अपडेट होता है मोबाइल फोन में, उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी अपडेशन चलता रहे, कुछ ना कुछ नया होता रहे, है ना। तो इसलिए आप देखते हो गाइस कि रिसर्च जितना ज्यादा होगा उतना उतनी नई नई चीजें आपको अपने सोसाइटी में नजर आएंगी। तो क्योंकि अब हमारे भारत में भी काफी रिसर्च का अच्छा वातावरण हो गया है, अच्छा इकोसिस्टम हो गया है, रिसर्च ज्यादा हो रहा है, तो नए नए इनोवेशन आ रहे हैं। बहुत तेजी से भारत, कहते हैं ना, तेजी से समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। तो ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च, क्योंकि रिसर्च की वजह से क्या होता है, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, नया थॉट प्रोसेस आता है, बहुत तरह की बातें होती है। रिसर्च जहां पे नहीं होगा वहां पे क्या होगा, वो रुका हुआ बिल्कुल रुक जाएगी, वहां की प्रगति, डेवलपमेंट, कुछ भी इनोवेशन वहां होगा ही नहीं। तो रिसर्च तो बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए भी, प्रोग्रेस के लिए भी और इनोवेशन के लिए भी। बिना रिसर्च के आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, इनोवेट नहीं कर पाएंगे, नई चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में रिसर्च जो है किसी भी प्रगतिशील देश के लिए, है ना, किसी भी समाज के लिए बहुत ही, मतलब एक, हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट है, बहुत आवश्यक है। तो ये होना चाहिए। तो अभी हम लोग भी गाइज सौभाग्य से रिसर्च ही पढ़ रहे हैं, रिसर्च पे ही चर्चा परिचर्चा हमारी चल रही है, भाई रिसर्च क्या है और किस तरह के टॉपिक्स पे हम रिसर्च कर सकते हैं, वो भी मैं एक बार आपको, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको बताए थे कई सारे टॉपिक्स, अलग अलग विषय पे आधारित। जैसे मान लीजिए कि कुछ लिटरेचर के लोग होते हैं, आप में से कई लोग लिटरेचर के हैं, तो रिसर्च का देखो परिभाषा तो आपको समझ में आ गया कि भाई रिसर्च का मतलब क्या है, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, टू फाइंड आउट द हिडन फैक्ट, टू फाइंड आउट द कॉन्सील्ड इंफॉर्मेशन, जो छिपा हुआ सत्य है, ऐसा सत्य जो हमें पता ही नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है पर हमें नहीं पता, मनुष्यों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे सत्य का को ढूंढना, ऐसे ट्रूथ को पता लगाना जो हमें नहीं पता। तो ऐसे छिपे हुए सत्य को पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फील्ड में जाकर के डेटा कलेक्ट, तक तब जाकर के क्या होगा, कुछ नई बातें पता लगती है। उस नई बातों से हो सकता है कि हमारा लाइफ आसान हो जाए, कुछ हमें नया समाधान मिल जाए। तो अलग अलग विषय में रिसर्च चलता है गाइस, अगर आप चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे कॉमर्स हो, हर जगह पे गाइस कुछ ना कुछ रिसर्च चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ नयापन आता रहता है ना। जैसे अब लिटरेचर की बात करें, आप में से कई लोग लिटरेचर के हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना। तो लिटरेचर में किस तरह के विषय हो सकते हैं, किस तरह का टॉपिक हो सकता है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो थीम ऑफ फेमिनिज्म इन द नॉवल ऑफ अनीता देसाई। अब मान लीजिए कि अनीता देसाई 20th सेंचुरी की एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट हैं, महिला उपन्यासकार हैं, फीमेल नॉवेलिस्ट हैं, तो उनके नॉवल में आप फेमिनिज्म को देख सकते हो कि भाई अनीता देसाई ने फीमेल को कैसे पोर्ट्रे किया है। जो अनीता देसाई का नॉवेल है जैसे क्राई द पिकक है, इन कस्टडी है, कई सारे नॉवेल्स हैं उनके, तो उन्होंने अपने नॉवेल में वुमन को कैसे दिखाया है, महिला को कैसे दिखाया है, मजबूत दिखाया है, किस प्रकार से उन्होंने एक उसको पेश किया है, प्रस्तुत किया है, ये टॉपिक हो सकता है। या मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट एंड क्लास इन अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यानी बेसिकली क्या होता है ना, देखो लिटरेचर में जो रिसर्च हम लोग करते हैं ना वो टेक्स्ट बेस्ड होता है। आप में से जो लोग भी हिंदी इंग्लिश संस्कृत यानी लिटरेचर के लोग हैं, तो हमारे लिटरेचर में क्या है, इस टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च होता है, माने आपको किसी ना किसी नॉवेल को लेना पड़ेगा, किसी ना किसी ऑथर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पोइट, तभी जाके आप रिसर्च करोगे। तो लिटरेचर में क्या है इसकी टेक्स्ट यानी किताब बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से पुस्तक को आधार आप बना रहे हो। तो ऐसे में अरुंधति रॉय भी एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट हैं, अरुंधति रॉय, है ना, कई सारे अवार्ड भी, तो उनके नॉवेल, उनका एक नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक उपन्यास है, बहुत अच्छा है, अभी पढ़ सकते हो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऐसा अरुंधति रॉय ने एक उपन्यास नॉवेल लिखा है। तो उस नॉवेल में उन्होंने कास्ट और क्लास को, जैसे कास्ट का मतलब होता है ना, जो इंडियन सोसाइटी में कास्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उस तरह से कास्ट को, दलित पे बेस्ड ये टेक्स्ट है, तो किस प्रकार से कास्ट को इन्होंने दिखाया है, तो ऐसा रिसर्च आप कर सकते हो, है ना। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करें गाइस, तो हिस्ट्री में जैसे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश भारत में आया और करीब 200 साल तक रहा, तो ऐसे में गाइस एक इतिहास का विद्यार्थी, आप में से कई लोग हिस्ट्री के भी हैं, तो जो इतिहास पढ़ने वाला बच्चा है वो ऐसा कर सकता है कि भाई ब्रिटिश का जो समय रहा, ब्रिटिश का जो कालखंड है, उसमें भारतीय शिक्षा कितनी बदली, या भारत की शिक्षा में क्या बदलाव आया, और वर्तमान समय में भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का हमारे पे क्या इम्पैक्ट है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे खास करके, इस तरह का विषय आप कर सकते हो। या कहीं चेंजिंग रोल ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में किस प्रकार से महिलाओं का जो भूमिका है वो बदल रही है, और आप उसको एक कंपेयर कर सकते हो आज से 50 इयर्स बैक और अभी, कैसे पिछले 40-50 वर्षों में जो महिलाओं की भूमिका है वो बहुत बदली है। हर जगह पे वुमन जो है कहीं ना कहीं अपना जगह बनाती दिख रही है, बड़े से बड़े पोस्ट पे, छोटे, हर जगह पे, है ना। तो इस प्रकार से जो एक भूमिका बदली है समाज में, तो उस पे आप कर सकते हो। या गाइस कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल इन रूरल इंडिया, भारत तो गांव का देश है, भारत भारत गांव में बसता है ना, तो ऐसे में गाइस भारत में के गांव में जो फेस्टिवल्स हैं, आपको पता है गाइस कि अगर आप गांव में आप रहते हैं या गांव से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई पूजा है, कोई ना कोई फेस्टिवल है। अगर आप में से जितने लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं या शहर भी रहते हैं लेकिन गांव आपका है, गांव के संपर्क में रहते हैं, तो देखते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पूजा होता ही रहता है, फेस्टिवल होता ही रहता है। तो ऐसे में ये भी एक रिसर्च का विषय है कि भाई भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे किस प्रकार की संस्कृति है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कई कई तरह की ऐसी चीज है जो हमें पता भी नहीं। जैसे भी कुछ दिन पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाया हूल दिवस पे, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को हर साल हूल दिवस मनाया जाता है। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि हूल दिवस क्या है। किसी को पता है? नहीं बड़ी, चलिए खैर अब मैं ही बताता हूँ, पता भी होगा, हो सकता है एक आध लोगों को। तो गाइस हूल दिवस क्या है पता है? अब जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जब हम भारतीय क्रांति की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हमारा रिवॉल्यूशन हुआ, तो सबसे पहला क्रांति अमूमन हम लोग यही जानते हैं कि 1857 का जो हुआ था। अगर आप में से थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री हम सबने पढ़ा है, तो जो सबसे पहली क्रांति हुई थी आजादी के लिए, मंगल पांडे वाली 1857, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हम पढ़ते भी हैं। पर गाइस आपको रियलिटी ये पता होना चाहिए कि भारत में 1857 से पहले भी एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था हूल क्रांति। और हूल क्रांति के नायक कौन थे? सिद्धू कानू, चांद झानो, है ना, चांद भैरव और फूलो झानो, ये तीनों भाई, मतलब 6 भाई बहन है ये, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो। फूलो झानो महिला है, इन्होंने महिला होते हुए भी जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। लास्ट में इनको ब्रिटिशर्स ने मार दिया था, ऐसा हमारे किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये छिपा हुआ सत्य, एक तरह से ये भी एक रिसर्च का विषय है। हूल दिवस हो गया, तो हूल दिवस क्या था पता है? ट्राइबल्स की लड़ाई थी। जो हमारे देश में ट्राइबल्स रहते हैं, जो जनजातीय रहते हैं, जो संथाली रहते हैं, उस कम्युनिटी की ये लड़ाई थी। और 1855 में सिद्धू कानू जो 2 भाई थे,
संथाली थे, आदिवासी थे, उन्होंने मतलब क्रांति का बिगुल फूका था और लास्ट में पेड़ पे लटका के, मतलब पेड़ पे लटका के मार दिया गया था ब्रिटिशर्स ने। पेड़ पे 1 साल तक तो पुलिस खोजती रही, नहीं मिले। जब मिल गए लास्ट में 1856 में, अप्रैल के 1856 में पेड़ पे लटका के सिद्धू कानू दोनों भाई को एक साथ लटका के मार दिया, ताकि गांव वालों को ये मैसेज मिले कि भैया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो ऐसे ही होगा। पेड़ पे लटका के मार दिया, फांसी लगा के, है ना, तिल का। तो मेरा कहने का मतलब यही है गाइस कि जो छिपा हुआ सत्य, मतलब इसको कह सकते हैं फॉरगॉटन, फॉरगॉटन हिस्ट्री। ऐसा इतिहास जो हुआ तो है लेकिन हम भूल चुके हैं, कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। तो ऐसा ये भी रिसर्च का विषय है। आजकल तो बहुत हो रहा है इस तरह के टॉपिक्स पे, ऐसे जो फॉरगॉटन चीजें हैं, जो हिडन चीजें हैं, जिसके जो बड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन कोई नहीं जानता उसको, कोई जानता ही नहीं उसके बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं, या जानते भी हैं तो चर्चा नहीं होती, टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं जब आप रिसर्चर बनोगे ना, तो आपको, आपकी दृष्टि ऐसी होगी कि भाई इस तरह के लोगों के बारे में बात करें, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें, कुछ जाने, है ना। ऐसे ही गाइस मान लीजिए कि कुछ और भी विषय, जैसे मैं आपको एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, कई लोग लिंग्विस्टिक्स के, यहाँ पे निधि सहानी मैम है, लिंग्विस्टिक्स के कई लोग होते हैं। अब लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, तो वहां पे भी जैसे यूज ऑफ कोड स्विचिंग इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कोड स्विचिंग एक टर्म है, तो उसके यूज को आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में देख सकते हो, भाई इंडियन लिटरेचर में कोड स्विचिंग का क्या रोल है, उसके क्या एप्लीकेशन है। या लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इन मल्टीलिंगुअल इंडिया, भारत तो मल्टीलिंगुअल है ना, यहाँ तो भैया हजारों भाषा है, अगर हर एक गांव में अलग अलग यहाँ भाषा चलता है, ऐसा देश है भारत, तो मल्टीलिंगुअल है। तो ऐसे में लैंग्वेज और आइडेंटिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इतने बड़े भारत में आइडेंटिटी को लेकर के क्या है, अस्तित्व जो है ना। क्योंकि मल्टीकल्चरल, जैसे अभी का, मैं आपको अभी का ही एग्जांपल देता हूँ कि आज के समय में ये जो समय है ये मल्टीकल्चरल का है। मल्टीकल्चरलिज्म मतलब बहुसंस्कृतिवाद, या बहुत सारी भाषाओं का देश है भारत, और सभी भाषाओं का सम्मान है। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र में जो चल रहा है अभी, काफी लाइमलाइट में है महाराष्ट्र की घटना, जहाँ पे जो भी पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के, उनको मार के भगाया जा रहा है ना। जो वहाँ के कुछ मराठी लीडर्स हैं, लाइक राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो मराठी की पॉलिटिक्स करते हैं, मराठाओं की पॉलिटिक्स, तो उनको लग रहा है कि भाई जो पूर्व से लोग आते हैं, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, वो लोग यहाँ आते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते करते बिजनेसमैन बन जाते हैं, फिर आगे चल के विधायक भी बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इससे हमारे को खतरा है, तो वो जो है आंदोलन चला रहे हैं कि भैया भागो यहाँ से, बिहार जाओ, यूपी जाओ, अगर आप लोग यहाँ आके नेता नेता बन जाइएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो जबकि अब क्या है गाइस, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये गलत भी है, क्योंकि भारत एक देश है ना, अब कोई भी कहीं भी रह सकता है, कोई भी कहीं भी रह सकता है ना, यही तो मतलब है। वी, हम जब कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग। अब भारत में भी मान लीजिए कि आप मराठी हैं तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, आप गुजराती हैं तो गुजरात ही रहेंगे, आप जो है यू नो गोवा के हैं तो गोवा में ही रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना आज के टाइम पे। आजकल तो ये मल्टीकल्चरल समय है, कोई भी कहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे में ये भी एक रिसर्च का विषय कि भाई किस प्रकार से, मान लीजिए कि एक बैरियर है ना, एक बाधा है, क्योंकि आज के समय में मान लीजिए कि एक भाषा के लोग एक ही जगह रहेंगे, वो संभव नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और कई तरह की बातें, हम सभी लोग एक दूसरे जगह जाते हैं, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां जाइएगा आप, है ना। तो इस तरह की चीजें गाइस, तो इस तरह का विषय जो है, जैसे मान लीजिए कि बुद्धिस्ट एथिक्स इन मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी जो बुद्धिज्म है, तो उसका आज के समय में क्या मतलब प्रासंगिकता है, जो बुद्धिज्म में जो भी एथिक्स, जो भी नैतिकता बताई गई है, आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है। जो गौतम बुद्ध के जो भी प्रिंसिपल है, जो भी उनके टीचिंग्स हैं, उन्होंने जो बताए, उनके जो कथन है, उसका आज के समय में क्या यूज है। तो इस तरह के गाइस नाना प्रकार के विषय हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तहत आपको बताया कि इस तरह के मतलब कई तरह के इनन्यूमरस मतलब टॉपिक्स हैं, आप अपने विषय के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो कि हम उस पर जो है काम कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा होता है, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप में से कई लोग लिटरेचर के हो सकते हैं, कई लोग इकोनॉमिक्स से हो सकते हैं, है ना। तो आपका जो विषय है उस अकॉर्डिंग आप सोचिए कि क्या विषय हो सकता है। बस जब भी रिसर्च आप करिए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा इसकी, वो कुछ नया हो, थोड़ा रेलिवेंट हो, बहुत पुराना रटा रटाया ना हो, कुछ ऐसा हो जो 2025 में चल जाए, यानी आज अभी के समय में जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हो, जो ट्रेंड में हो। आप कहते हो ना
ट्रेंडिंग टॉपिक। तो ट्रेंड में होना जरूरी है। अगर आप जब भी रिसर्च करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका टॉपिक ट्रेंडिंग होना चाहिए, ऐसा हो जिसके बारे में लोगों को सुन के लगे कि यार कुछ नया है, कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुन के लगे कि यार ये तो बहुत पुराना हो चुका है, इसमें करके करोगे ही क्या, क्या फायदा है, बहुत लोगों ने कर दिया इस पे। तो रिसर्च करते टाइम गाइस न्यूनेस का ध्यान रखना है आपको कि आपका टॉपिक थोड़ा नया हो, नई बातें उसमें हो, प्रासंगिकता हो, आज के समय में उसका यूज हो, आज के समय में उसका यूज हो। कई तरह के प्रॉब्लम्स है ना, हम लोग कई तरह के प्रॉब्लम आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, तो उस तरह के किसी प्रॉब्लम को करो ना उस पे काम, ये जरूरी है। तो रिसर्च में क्या है गाइस, हमेशा नए नए ट्रेंड को देखते रहा करिए। इसलिए कई बार होता है ना, हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या हम लोग जहाँ पे वर्कशॉप वगैरह होता है या कई बार कॉलेज में लेक्चर, उस तरह इस तरह की चीजों को अटेंड करने से क्या होता है, पता लगता रहता है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे जयपुर में साल में एक बार, जैसे फरवरी में होता है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, प्रत्येक साल होता है, साल में एक बार बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। हालांकि मैं आज तक गया नहीं, लेकिन सुना है कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, उसमें क्या होता है गाइस कि दुनिया भर का आपको थीसिस मिल जाएगा। वो पूरा एक हफ्ते का होता है जिसमें कई लोग जाते हैं, पूरे भारत के रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर, एकेडमिशियन के लिए होता है, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए वो होता है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल। वहां पे एक हफ्ता 10 दिन तक आपको दुनिया भर का थीसिस, दुनिया भर का डेजिटेशन, मतलब आज के समय में जो नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं वो पूरा आपको मिलेगा। ऐसे ही कई जगह ऐसा लगता है, ऐसे जो वर्कशॉप है लगता ही रहता है। तो इन चीजों को अटेंड करना चाहिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो ना, तो आप इस तरह के वर्कशॉप को जरूर अटेंड करिए। इससे ना आपको इतना नया नया आइडिया मिल जाएगा कि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, है ना, सोचना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इस तरह के वर्कशॉप में कभी कभी मौका मिला, साल में एक बार चले गए, कभी ऑनलाइन जुड़ने का मौका मिला किसी लेक्चर में जहाँ पे रिसर्च, तो एक बार जुड़ गए, तो कुछ आइडिया आइडिया से ही तो कुछ नया बनता है ना। तो आइडिया मिलेगा कैसे, जब उस तरह के लोगों के साथ बैठोगे, उस तरह के लोगों को सुनोगे, है ना। इसके बाद जब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, कल मैंने आपको स्टेप ऑफ रिसर्च बता दिया था, कल मैंने आपको शोध की परिभाषा तो बताई ही थी, साथ के साथ मैंने ये भी कहा था कि रिसर्च जो है ना, ये बड़ा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो व्यवस्थित का मतलब यही है, ये 8 जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये जो 8 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी शोध समस्या की पहचान करना। सबसे पहले आप क्या करिएगा, शोध समस्या ही तो पहचानिएगा। जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया, वो सब क्या है, वो शोध समस्या ही तो है। सबसे पहले अपने टॉपिक को तो आइडेंटिफाई करो कि भैया किस टॉपिक पे काम करोगे। पहले आपको अपना लक्ष्य तो पता हो कि हाँ भाई मुझे जेआरएफ करना है, तब ना तैयारी में लगिएगा। या भाई मुझे आईएएस बनना है, या मुझे बैंक में जाना है। तो पहले अपना लक्ष्य तो क्लियर करो कि हाँ भाई मेरे लाइफ का ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका समाधान करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब आप उस पर काम करोगे। तो ऐसे में सबसे पहले रिसर्च का जो पहला पावदान है वो क्या है, समस्या की पहचान करना। जो मैं अभी एग्जाम्पल आपको बता रहा था, इसलिए बता रहा था ताकि आपको ये पता लगे कि किस प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, किस प्रकार के टॉपिक पे हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आता है, साहित्य का व्यापक समीक्षा। जैसे मान लीजिएगा इस अभी हम लोग बात कर रहे थे लिटरेचर में अरुंधति रॉय, अनीता देसाई। मान लीजिएगा इस किसी ने अनीता देसाई पे सोचा, चलो मैं अनीता देसाई एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट है 20, आपको लगा चलो अनीता देसाई पे काम करते हैं। तो अनीता देसाई से संबंधित जो लिटरेचर है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। साहित्य की समीक्षा मतलब अगर कोई व्यक्ति अनीता देसाई पे रिसर्च कर रहा है, तो अनीता देसाई से जुड़े जितने भी रिसर्च पेपर हैं, अनीता देसाई से जुड़े जितने भी थीसिस हैं, या जो भी किताबें आप जितना पढ़ सकते हो, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो आप जितना पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई अनीता देसाई कौन थी, क्या लिखती थी, उनकी लेखनी में क्या जादू था, क्या नयापन था, समाज के बारे में क्या बोलती थी, क्या सोच था। जब वो पता लग जाएगा तो खुद ब खुद आपको एक रास्ता मिल जाएगा, चलो भाई अब हम इस तरह से काम करते हैं। तो साहित्य का समीक्षा इज लाइक वेरी मच क्रूशियल एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न। तो साहित्य का समीक्षा, साहित्य का समीक्षा मतलब आपके विषय आधारित साहित्य। अगर आप महात्मा गांधी, गांधीयन फिलोसफी पे काम कर रहे हो, तो गांधी से संबंधित साहित्य को पढ़िए। अगर आप बुद्ध पे, बुद्धिज्म पे कर रहे हो, तो बुद्ध से संबंधित साहित्य को पढ़िए, दैट इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तब जाके हाइपोथेसिस, जो कि ऑप्शनल होता है, बहरहाल हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जो अभी हम विस्तार से भी आपको मैं बताऊंगा क्या होता है हाइपोथेसिस। परी मतलब पूर्व, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, यानी प्री इमेजिनेशन। तो प्री इमेजिनेशन क्या होता है, जो चीज होना बाद में है लेकिन आज ही इमेजिन कर ली है।
तो रिसर्च में गाइस एक हाइपोथेसिस एक स्टेप होता है जो आपको कहता है कि आप अपने समस्या का एक संभावित समाधान मान के चलो। अगर आपका समस्या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम कर रहे हो ना, तो उस टॉपिक का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको मान लो पहले ही। तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जैसे मान लीजिए गाइस कि अभी अभी जुलाई चल रहा है, एग्जाम होगा दिसंबर में, रिजल्ट आएगा जनवरी में, लेकिन अभी से हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा जेआरएफ हो जाएगा। अभी से 6 महीना बाद 7 महीना बाद आपका एग्जाम और रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी से हम एक हाइपोथेसिस एक प्री इमेजिनेशन लेके चल रहे हैं कि भैया जनवरी में 2026 में तो हमारा जेआरएफ हो ही जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो ऐसा मानने से क्या होता है, हमारे हम में एक ताकत आती है, एक पॉजिटिविटी आती है, एक ऊर्जा आता है कि हाँ भाई चलो बस 6-7 महीने की बात है, उसके बाद तो मजा आ जाएगा। जेआरएफ हो जाने के बाद तो है ना बढ़िया जगह से पीएचडी करेंगे, आईआईटी से, जेएनयू डीयू से, है ना, बहुत अच्छा फेलोशिप भी मिलेगा और पढ़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे। तो हाइपोथेसिस, प्री इमेजिनेशन, पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ क्वेश्चन, किसी समस्या का संभावित समाधान, संभावित, टेंटेटिव, तो वो है हाइपोथेसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिसर्च डिजाइन चौथा। रिसर्च डिजाइन मतलब प्लानिंग, आउटलाइन करो ना गाइस। किसी भी काम को बिना प्लानिंग के करिएगा तो आपका टाइम, लेबर और मनी तीनों ज्यादा लगेगा, समय, धन और मेहनत तीनों ज्यादा लगेगा। और किसी चीज को विथ प्लानिंग करोगे ना तो गाइस समय भी कम लगेगा, धन भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगा। ठीक है जी। तो रिसर्च डिजाइन, रिसर्च क्योंकि देखो 2 दिन 4 दिन और 1 महीना काम नहीं है, रिसर्च को कंप्लीट करने में 3-3 साल लग जाता है, 5 साल लगता है। तो रिसर्च एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो जो काम आपको 3 साल चलेगा, है ना, जो काम आपको मान लीजिए कि 4 साल चलेगा। सर स्क्रीन पर रिसर्च डिजाइन नहीं है, क्या बात करें, रिसर्च डिजाइन तो है ही सबसे टॉप पे। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। तो रिसर्च डिजाइन जो है ये है, मतलब आपको प्लानिंग, क्योंकि गाइस आप 3 साल 4 साल 5 साल काम करिएगा ना, तो ऐसे में आपका रिसर्च डिजाइन क्या करेगा कि आपको हमेशा बताएगा कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि सब कुछ आपने प्लानिंग कर रखा है ना पहले से ही। तो बहुत जरूरी है गाइस, लाइफ में प्लानिंग, हमारे जीवन में भी प्लानिंग जरूरी है और रिसर्च में तो खैर है ही। देन गाइस डेटा कलेक्शन, डेटा का संग्रह करना। आपका जो टॉपिक है उससे जुड़ा डेटा भी तो चाहिए, बिना डेटा के क्या काम करोगे। मुझे मान लीजिए कि खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए चावल घर में होगा, रोटी होगा, अनाज होगा, तब ना उसको बनाइएगा। वरना खाना बनाना है लेकिन खाना बनाने के लिए जो वस्तु इंग्रेडिएंट चाहिए है ही नहीं, तो क्या बनाओगे। चाय बनाना है तो चाय के लिए दूध, पानी, पत्ती, है ना, अदरक, इलायची जो भी डालते हो होगा तभी चाय बनाओगे। तो इसी प्रकार से रिसर्च तब करिएगा ना जब डेटा होगा। बिना डेटा के क्या पढ़ेंगे आप, बिना डेटा के क्या एक्सपेरिमेंट करोगे। तो डेटा तो चाहिए जिस आधार पे लिखोगे कि हाँ भाई मैं ये लिख रही हूँ इस डेटा के आधार पे। प्रूफ तो दोगे कि हाँ भाई ये प्रूफ है मेरे पास, और डेटा। और तब गाइस डेटा कलेक्ट के साथ साथ डेटा एनालिसिस भी। डेटा तो मान लीजिए बहुत सारा होता है हमारे पास, इंटरनेट पे डेटा भरा भरा हुआ है, लाइब्रेरी में भरा हुआ है इतने सारी किताब, पर गाइस डेटा का एनालिसिस, डेटा विश्लेषण, विश्लेषण मतलब कि गाइस क्या हमारे लिए फ्रूटफुल है और क्या हमारे लिए बेकार है, तो एनालाइज भी करते हैं। और तब जाके हम राइटिंग, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, व्याख्या मतलब राइटिंग थीसिस, राइटिंग रिसर्च पेपर, तब आपका इंटरप्रिटेशन आता है। और लास्ट में शोध प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट राइटिंग। क्योंकि मान लीजिए गाइस कि आपका रिसर्च जो है ना वो 50 पेज का है, 100 पेज, 150, 200, जितना भी, उतना लेंदी किसको पढ़ने का समय है। एक छोटा सा समरी बताओ ना कि हाँ भाई क्या फाइंडिंग है आपका। रिसर्च, आपने रिसर्च प्रॉब्लम पे 10 साल काम किया, उससे आम जनमानस को क्या फर्क पड़ रहा है, आपका रिजल्ट क्या आया वो बताओ आप। क्योंकि लोगों को रिजल्ट से मतलब है। मुझे अगर फीवर है तो मैं जाके डॉक्टर को ये नहीं कहता कि सर मेरे को फीवर है तो आप बताइए कि आप मुझे कौन सा दवाई देंगे, और भैया वो दवाई कैसे बना, किस डॉक्टर ने बनाया, कौन से लैब में बना, कहाँ टेस्ट हुआ, वो पूरा बताइए, तब मुझे दवाई दीजिए, तब मैं खाऊंगा, तब मैं ठीक हूंगा। इतना करते करते तो पता लगा कि आपका राम नाम सत्य, मर जाओगे, मर जाएगा इंसान। हम क्या करते हैं, हमें हमें बीमारी है, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिखा, दवाई लिए, पानी पिए, सो गए, सुबह उठे, ठीक हो गए। तो वही चीज है गाइस कि आपका आपका रिसर्च पेपर या आपका थीसिस 300 पेज का है तो उसको कोई नहीं, तो उसका रिसर्च समरी बनाना, रिसर्च रिपोर्ट, जो कि कॉमन मैन उसको पढ़ के उसको पता लग जाए हाँ भाई इस रिसर्च का ये फाइंडिंग है। आम जनमानस को उसी से मतलब है, आपके प्रोसेस से उसको मतलब नहीं है कि आपने क्या क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया पे आप गए।
उसको बस रिजल्ट से मतलब है। तो रिजल्ट मतलब रिपोर्ट राइटिंग, जो 500 वर्ड 600 वर्ड यानी 2-3 पन्ने का होता है। एक पन्ना 1.5 पन्ना, इतना कोई भी पढ़ सकता है, 1 से 2 पेज कोई भी पढ़ सकता है, उसको पता लग गया हाँ भाई क्या इसका है ना। तो ये गाइज 8 स्टेप्स हैं, है ना। दिस आर दी 8 स्टेप्स ऑफ रिसर्च। और ये स्टेप्स गाइज आपको बिल्कुल सीक्वेंस में, आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजी में करना है। ऐसा नहीं है कि भैया आप इस क्रोनोलॉजी को बदल दोगे, नहीं, बिल्कुल स्टेप वाइज। पहले रिसर्च प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर हाइपोथेसिस, फिर रिसर्च डिजाइन, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, फिर आपका इंटरप्रिटेशन, और तब जाके रिसर्च रिपोर्ट। पूरा सीक्वेंस चलेगा, पूरा का पूरा सीक्वेंस यानी क्रम चलेगा, तब जाके आपका रिसर्च जो है वो पूरा मतलब कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके गाइस हम लोग कुछ चीजों को डिफाइन भी करते हैं। हाइपोथेसिस, अभी मैं आपको बता रहा था, हाइपोथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म है। परिकल्पना, परी का मतलब यहाँ वो वाला परी नहीं, फेरी। परी का मतलब यहाँ क्या होता है, पूर्व। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, यानी प्री इमेजिनेशन, पूर्व में किया गया कल्पना। तो पूर्व में कैसा कल्पना करोगे, जो चीज बाद में घटित होना है। भारत 2047 में डेवलप्ड बनेगा, ऐसी कल्पना के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। डेवलप्ड इंडिया @2047 करके कितना सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हो चुका है अभी तक। आपके भी कॉलेज में एक आध सेमिनार जरूर हुआ होगा जिसका मोटो होगा डेवलप्ड इंडिया @2047। अब 2047 में कौन रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है, बट एक नैरेटिव तो सेट हो गया ना। एक नैरेटिव तो सेट हो गया कि भैया भारत जो है 2047 तक डेवलप्ड हो जाएगा, लाइक अमेरिका और चाइना और जापान। एक नैरेटिव आ गया ना दिमाग में कि भारत आज से मान लीजिए 20 साल बाद 22 साल बाद क्या होगा, अमेरिका की तरह, जापान की तरह, है ना, यूके की तरह, चाइना की तरह डेवलप्ड नेशन में गिनती होगी। हम भी अमीर देश और विकसित देश में आएंगे। तो एक पॉजिटिविटी आ रही है कि चलो भाई अब तो बहुत जल्दी हमारा भी नाम होगा। ऐसा तो होगा 25 साल बाद, लेकिन अभी से हम क्या कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा, और सरकार जो भी काम कर रही है उसको देखते हुए कर रही है। इससे क्या हो रहा है, जनता भी ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करती। जनता कुछ हल्ला गुल्ला करेगी तो सरकार बोल देगी कि भैया 2047 में भारत डेवलप बनेगा, ज्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो ये भी नहीं बन पाएगा। हम तो जो भी योजना ला रहे हैं वो सब वही 2047 को देख के ला रहे हैं। अब 2047 तक जो जिंदा रहेगा वो ना देखेगा कि डेवलप्ड बना कि क्या बना। पर एक हाइपोथेसिस तो है ये, है ना, एक हाइपोथेसिस है। 25 साल बाद होगा, लेकिन आज ही मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई हम उसी उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही रिसर्च में भी होता है। रिसर्च का रिजल्ट तो आपका 2 साल 3 साल बाद, यानी जब रिसर्च आप कंप्लीट कर लीजिएगा तब आपको पता लगेगा कि भैया मेरा फाइंडिंग क्या आया। लेकिन पहले ही जो है ना, आप एक संभावित परिणाम मान लेते हो कि भाई मेरे रिसर्च प्रॉब्लम का ये टेंटेटिव आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है कि स्टूडेंट हु स्लीप 8 आवर परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम। मान लो गाइस कि अभी आप लोग का एग्जाम आने वाला है दिसंबर में, तो उस एग्जाम को लेकर के मैं एक हाइपोथेसिस मान लेता हूं कि ऐसा विद्यार्थी जो कम से कम 8 घंटा सोता है, ऐसा विद्यार्थी जो कम से कम 8 घंटा सोता है वो एग्जाम में बेटर करेगा। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। ये जरूरी है कि सही ही हो कि जो 8 घंटा कम से कम सोएगा वही एग्जाम में अच्छा करेगा। हो सकता है कोई ऐसा है जो भैया 4 घंटे ही सोता है, 3 घंटे ही सोता है, 5 घंटे ही सोता है, हो सकता है वो JRF हो जाए। और जो 12 घंटा सोता है उसका कुछ भी ना हो। पर एक हाइपोथेसिस हम मान लेते हैं कि हाँ भाई जो जो बंदा 8 घंटा सो रहा है या जो स्टूडेंट, उसका क्या है, उसका ब्रेन अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उसको कंप्लीट रेस्ट मिल रहा है, तो वो अच्छा ब्रेन उसका फंक्शन करेगा, तो हो सकता है वो अच्छा करे। ये एक हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। ये सही, क्योंकि हाइपोथेसिस देखो संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। इसके कई सारे टाइप्स भी हैं गाइस। जैसे मान लीजिए कि वैसे तो कई सारे टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा, पर जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल का मतलब जानते हैं क्या होता है, शून्य परिकल्पना। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक परिकल्पना। तो शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना, क्या इसमें अंतर है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। शून्य परिकल्पना का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा इसकी रिसर्च में एक टर्म होता है वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं चर। वेरिएबल का हिंदी में क्या कहते हैं, चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने एग्जाम की बात की कि कौन सा विद्यार्थी एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मान लेते हैं कि उसके 2-3 हमने पैरामीटर ले लिए
कि कौन सा स्टूडेंट एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेगा, उसमें पहला हमने लिख दिया जो कम से कम 8 घंटे रोज सो रहा है, उसका ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा तो वो अच्छा कर लेगा। दूसरा, जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है। तीसरा, जिसने मास्टर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। चौथा, जिसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई अच्छे शिक्षाविद है। मतलब किसी एक प्रॉब्लम का हमने 4-5 मान लो कि रीजंस हमने 4-5 मतलब उसके संभावित समाधान हमने मान लिए। हमारा प्रश्न ये है कि कौन से बच्चे का या कौन से स्टूडेंट का जेआरएफ होने का चांस ज्यादा होता है, कौन से स्टूडेंट जेआरएफ पा सकते हैं। तो ऐसे में हमने 3-4 उसके मतलब पॉइंट्स बना लिए कि ऐसा विद्यार्थी जो कम से कम 8 घंटा सोता है उसका ब्रेन अच्छा तो वो कर लेगा। ऐसा जिसने मास्टर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तो वो ऑटोमेटिकली बात है कि मास्टर्स में अच्छा किया मतलब नेट जेआरएफ हो ही जाएगा। ऐसा जिसके घर में शिक्षा का माहौल हो, कोई शिक्षक हो। तो किसी भी प्रॉब्लम के जो गाइस मल्टीपल रीजंस होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं चर। या मान लीजिए आसान भाषा में मैं समझाऊं तो मान ली बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ऐसा टॉपिक पे आप काम कर रहे हो। तो गाइस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के एक कारण कभी नहीं हो सकते। अगर भारत में बेरोजगारी है तो उसका एक कारण कभी नहीं हो सकता है, उसके उसके 10 कारण है। समस्या एक है लेकिन कारण अनेक हो सकता है। जैसे भारत में बेरोजगारी का एक कारण हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। दूसरा हो सकता है गाइस लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रीज या उस तरह के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। तीसरा हो सकता है कि बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब सरकार की जो नीति है वही खराब है। ठीक है। इस तरह के मान लीजिए 4-5 पॉइंट्स हमने बना लिए। तो किसी प्रॉब्लम के जो 4-5 संभावित कारण है ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जब आप रिसर्च करिएगा तो किसी प्रॉब्लम के ऐसे मतलब मल्टीपल रीजंस को तो आप देखोगे ना कि भैया मेरे समस्या का क्या क्या कारण है, तभी ना किसी कारण को आप हाईलाइट करोगे कि भाई मेरे समस्या का ये बड़ा कारण है ना। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो रिसर्च में गाइस चरों का बड़ा महत्व है, क्योंकि चर के आधार पे यानी वेरिएबल्स के आधार पे ही आप रिसर्च में रिजल्ट फाइंड आउट कर पाते हो। ठीक है। किसी भी कोई सा भी टॉपिक आप ले लो, उस टॉपिक से संबंधित जो कारण आप पता करते हो ना कि भाई मेरे समस्या का ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, मतलब 5-10 कारण। तो वो जितने भी कारण है उसको हम किसी भाषा में वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं। अब कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है, कोई छोटा कारण हो सकता है, लेकिन कारण सभी हो सकते हैं। तो ऐसे में गाइस नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसका वेरिएबल्स के से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे मान लो एक उदाहरण मैं देता हूं कि हम एग्जाम की बात करते हैं। हमारे रिसर्च का जो प्रॉब्लम है, जो सोच समस्या है, वो ये है कि किस प्रकार के बच्चे परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करेंगे या करते हैं। ये हमारे शोध का समस्या है। हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह के बच्चों का ज्यादा चांस होता है सक्सेस होने का, ज्यादा चांस होता है जेआरएफ होने का, किस तरह के स्टूडेंट का। ये आपका शोध समस्या है। अब इस पे गाइस आपने एक परिकल्पना बना ली कि ऐसे बच्चे जो जो अच्छा डांस करते हैं, मान लीजिए कि हमने एक ऐसा संभावित उत्तर बना लिया कि ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे डांसर हैं वो जेआरएफ कर सकते हैं। अब गाइस आपका जेआरएफ करना और डांस करने का कोई रिलेशन है? ऐसा कोई एज सच रिलेशन समझ में आ रहा है आपको कि जो विद्यार्थी बहुत अच्छा डांस करता है वो जेआरएफ हो जाएगा? ऐसा आपने एक एक मतलब पॉसिबल रीजन जो कि ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में, ऑकवर्ड है ना ये कि भाई अब कोई डांसर है तो वो जेआरएफ हो जाएगा, इसका क्या रिलेशन है? तो इस तरह का जब आप संभावित उत्तर बनाते हो ना, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, जहां पे आपके समस्या और समाधान के बीच कुछ अंतर ही पता नहीं लग रहा। आपका जो समस्या है और उसका जो समाधान आपने ये दिया कि भैया जो अच्छा डांसर है, जो अच्छा नर्तक है, वही जेआरएफ कर सकता है। ये तो मतलब समझ से परे है, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस, जहां पे आपका प्रॉब्लम और आपका रीजन का कोई मतलब तालमेल ही नहीं बैठ रहा। ठीक है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है गाइस? जस्ट इसका उल्टा, वैकल्पिक परिकल्पना, जहां पे गाइस आपका जो प्रॉब्लम है और उसका जो कारण है उन दोनों के बीच रिलेशन समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस किस तरह के बच्चों का जेआरएफ हो सकता है, ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है। तो हम एक कारण बता सकते हैं कि भाई जो जो डेली बेस पे 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं उनका जेआरएफ हो सकता है ना। दूसरा कह सकते हैं जिनका बेस काफी अच्छा है, जिनके बेसिक्स क्लियर है, उनका हो सकता है। तीसरा कह सकते हैं जिनको अच्छा मेंटरशिप मिल रहा है, जो अच्छे गाइडेंस में है, जिनको कोई बताने वाला है, उनका भी होने के पूरे चांसेस हैं। इसको कहते हैं संभावित कारण।
कि आपने अपने प्रॉब्लम के बिल्कुल एग्जैक्ट रीजंस को फाइंड आउट किया। तो ऑल्टरनेट, वैकल्पिक परिकल्पना। तो परिकल्पना भी कई प्रकार के होते हैं। जो आपके पॉसिबल आंसर है, डेट इज संभावित समाधान, उसके भी ये दो बड़े टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। नल हाइपोथेसिस को एच नॉट, देख सकते हो आप, एच के नीचे छोटा सा जीरो बना हुआ है, जिसको क्या पढ़ते हैं? मेरी आवाज क्लियर नहीं है? यस सर, क्लियर है। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब बीच बीच में मतलब आप लोग क्या मतलब कुछ ऐसा ट्रेलर दिखाते हैं क्या? आवाज नहीं है। क्लास को लेफ्ट करके फिर से आ जाइए मैम, आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हो कि नल हाइपोथेसिस को हमने एच नॉट से, एच के नीचे जीरो है, जिसको क्या पढ़ते हैं? एच नॉट। और अल्टरनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच वन, एच के नीचे वन। ठीक है, तो ये। इसके बाद गाइस रिसर्च में एक विषय आता है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है जानते हैं? प्रतिचयन। क्योंकि रिसर्च इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। शोध क्या है? सिलेक्शन और रिजेक्शन का सारा खेल है। काम का चीज को सिलेक्ट करो, जो बेकार है उसको रिजेक्ट करो। रिसर्च यही है ना। शोध में और क्या करोगे आप? जब हम शोध करते हैं तो जो हमारे काम का है उसको हम अपने पास रख लेते हैं, जो हमारे काम का नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि शोध में समय कम है और कम समय में हमें बेहतर आउटपुट देना है, बेहतर रिजल्ट देना है। ऐसे में रिसर्च इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। तो उसमें सैम्पलिंग आपकी मदद करता है। प्रतिचयन, नाम ही है इसका प्रतिचयन, कि किस प्रकार से रिसर्च में आप सिलेक्शन और रिजेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन और रिजेक्शन का मतलब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जैसे मान लो गाइस, जब हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के दौरान जब रिसर्च टॉपिक हम सोचते हैं तो गाइस रिसर्च टॉपिक भी बहुत कंफ्यूजन का विषय है। जब हम पीएचडी के दौरान रिसर्च टॉपिक के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है यार इस पे कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं, फिर किसी ने कुछ बताया, लगता है यार यही यही ठीक है, फिर किसी ने और कुछ बता दिया, यही ठीक है, यूट्यूब पे देख लिए तो यही ठीक है। तो रिसर्च रिसर्च क्योंकि गाइस एक ऐसा फेनोमेनन है जो बहुत नया होता है और उसमें आपको बताने वाला बहुत कोई नहीं होता, बहुत आप अकेले होते हो रिसर्च के प्रोसेस में, आप बहुत आइसोलेटेड रहते हो। तो कोई ऐसा बहुत व्यक्ति नहीं होता कि भाई आपको कोई बता दे। अब जो रिसर्च किया है वही ना आपको बताएगा, अदरवाइज कोई कहां से आपको बता पाएगा। तो ऐसे में रिसर्च में गाइस सैम्पलिंग का बड़ा क्रूशियल रोल है, क्योंकि सैम्पलिंग आपको क्या करता है? सिलेक्शन और रिजेक्शन बताता है। अब मान लो गाइस कि आपने मेरे से ही पूछा कि भैया या सर आप ना मुझे ना 5 टॉपिक बता दो। आप मुझे 5 टॉपिक बताओ, मैं आप ही के 5 में से किसी एक पे मतलब करूंगी रिसर्च, चाहे जो होगा देखा जाएगा। मैंने क्या किया? अपने अनुभव के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, अपने जो भी आइडियाज हैं उसके बेस पे मैंने आपको कोई भी 5 टॉपिक दे दिया। मैंने कहा ये देख लो 5 टॉपिक मेरे हिसाब से सही है, जो समझ में आए किसी एक को चूज कर लो। तो ये भी तो एक सैम्पलिंग है ना, कि आपने 5 में से किसी एक को चुना। तो किसी 5 में से एक को चुनोगे तो वो एक वो होगा जो आपके पसंद का होगा, जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये मेरे समझ का है। तो ये सैम्पलिंग है कि किस प्रकार से हम चीजों को सेलेक्ट करते हैं, चाहे रिसर्च प्रॉब्लम हो चाहे डेटा हो, है ना। जैसे मान लीजिए गाइस, रामायण, हम सभी ने रामायण पढ़ा और देखा भी है। रामायण हम सभी ने पढ़ा भी है और उसके कई सारे वर्जन हमने देख भी लिए, दूरदर्शन से लेकर और के तमाम चैनल्स पे। तो रामायण में एक संदर्भ है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, जब राम और रावण की लड़ाई चल रही होती है लंका में। तो एक बार क्या होता है कि रावण का जो बेटा है ना, वो बड़ा ताकत, तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मतलब वो घायल, इंजर्ड हो जाते हैं। और वो ऐसा घायल होते हैं कि उनकी मौत भी हो सकती थी या हो सकती है, ऐसी स्थिति, मतलब बहुत बुरी तरीके से वो घायल हो जाते हैं। अब राम को जब ये पता लगता है भाई लक्ष्मण घायल हो गए, तो उन्होंने, वो तो बिल्कुल एकदम हक्के बक्के रह गए भाई कैसे अब होगा, है ना। क्योंकि उन्होंने मतलब वचन दिया था अपने, मतलब जब वो वनवास जाने वाले थे तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये वचन दिया था कि भाई मैं लक्ष्मण को साथ लेके आऊंगा। अब वहाँ हल्ला हो गया कि भाई लक्ष्मण जी जो है ही इज अबाउट टू डेथ, बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। तो वहां पे एक वैद्य का इन्होंने जुगाड़ किया, मतलब एक वैद्य थे वहां पे, है ना। विभीषण ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि भाई ये तो बहुत मतलब बैडली इंजर्ड है, बचा पाना कठिन है, असंभव है। तो सबने रिक्वेस्ट किया कुछ तो उपाय होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ तो उपाय होगा। तो वैद्य ने बोला कि उपाय तो है, लेकिन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक पर्वत है, उस पर्वत पे ना एक जड़ी बूटी मिलता है, वो जड़ी बूटी अगर कोई ले आए, और वो भी सुबह होने से पहले, क्योंकि ये घटना होते होते शाम हो चुका था। तो वैद्य ने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक पर्वत है ना, उस पर्वत का नाम बताइए कोई, मैं दिमाग से निकल रहा है।
तो उस पर्वत से जो है अगर एक जड़ी बूटी है, हिमालय से सर, हाँ जी, हिमालय से। नहीं हिमालय तो बड़ा हो गया, और भी कोई एग्जैक्ट बताइए। मेरू मेरू मेरू, मेरू हाँ, पर्वत। हिमालय तो पूरा रेंज है ना मैम, हिमालय तो पूरा रेंज है, हिमालय में भी जी मेरू सर। पर्वत, हाँ। तो अब क्या हुआ गाइस कि भाई कौन जाएगा, तो हनुमान जी ही एकमात्र थे जो ट्रेवल कर सकते थे एयर में, पवन पुत्र हनुमान, तो उनको मनाया गया, तो वो गए जब उस पर्वत पे, तो भैया उनको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो पर्वत ही पूरा मतलब जड़ी बूटी से भरा हुआ है, उनको समझ ही, वो थोड़ी ना डॉक्टर थे, तो उनको क्या पता लगेगा, वो जहां देख रहे हैं खाली सिर्फ पेड़ पौधा। जब उनके समझ में नहीं आया तब क्या किया, वो पर्वत ऐसे उठा लिए, है ना, पर्वत ऐसे उठा लिए और ला करके, वही पर्वत आप देखते हो हनुमान जी का जहाँ पे भी मंदिर होता है, तो वहां पे आप देखते हो ऐसा पर्वत, वही पर्वत है जो उठा के लाते हैं। अब उठा के ला दिए और वैद्य के सामने रख दिए। अब वैद्य को क्योंकि पता था कि भाई कौन सा हर्ब है, कौन सा बूटी है, तो वो क्या करते हैं, वैद्य उतनी सारी, अब पूरा पर्वत ही वो उठा के ले आते हैं, तो उस पर्वत पे तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो उन उन पेड़ में फिर वो उस जड़ी बूटी को मतलब लेते हैं और फिर लक्ष्मण को ठीक करते हैं। तो ये सैंपलिंग यही है। अब उस वैद्य को पता था कि भाई इस पूरे जंगल में, इस पूरे पर्वत पे इतना सारा पेड़ है, पर इस पेड़ में मेरे काम का कौन है। मान लीजिए कि एक बड़ा सा पहाड़ है, अब उस पे हजारों पेड़ हैं, उस हजार पेड़ में एक पेड़ आपका है जो आपको जिंदा कर सकता है, तो उस एक पेड़ को कब ढूंढिएगा, जब आपको नॉलेज होगा तभी तो हनुमान जी को नॉलेज नहीं था उसका, फिर वैद्य को पता था, तो वैद्य ने क्या किया, जब वो पर्वत आया तो उन्होंने ढूंढ के उस जड़ी बूटी को निकाला और उस जड़ी बूटी को से ठीक किया। तो सैंपलिंग भी कुछ ऐसा ही है गाइस, क्योंकि जब आप रिसर्च करिएगा ना तो आपकी हालत भी हनुमान जी की तरह ही होगी, आपकी भी स्थिति होगी कि भैया इतना सारा चीज आपको दिखेगा ना, इतने सारे किताब दिखेंगे, इतने सारे इंफॉर्मेशन दिखेंगे, इतना सारा टॉपिक कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यार व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी चीजें आज के टाइम पे इंटरनेट पे हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सैंपलिंग, कि आप, क्योंकि रिसर्च में गाइस यू नीड टू बी फोकस्ड, है ना, यू नीड टू बी फोकस्ड, कि भाई आपको एकदम फोकस्ड होना है, माने आपको टू द पॉइंट करके काम करना है। अच्छा, द्रोणगिरी पर्वत, हाँ, एग्जैक्ट यही होगा द्रोणगिरी पर्वत। तो गाइस ऐसे में सैंपलिंग आपकी मदद करता है कि आप बड़े से बड़े पॉपुलेशन में अपने काम, क्योंकि गाइस देखो हम लोग तो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, या किसी भी विषय के हों, रिसर्च तो हमारा जनसंख्या पे ही होता है ना। आप जब भी रिसर्च करिएगा तो किसी ना किसी पॉपुलेशन पे ही तो करोगे। अगर आप महिला पे रिसर्च कर रहे हो तो आपका पॉपुलेशन क्या हो गया, फीमेल हो गया। अगर आप छोटे बच्चों पे रिसर्च कर रहे हो तो आपका फोकस एरिया क्या हो गया, बच्चे हो गए। अगर आप बेरोजगारों पे रिसर्च कर रहे हो तो आपका पॉपुलेशन क्या हो गया, जो बेरोजगार है। तो गाइस किसी ना किसी तो पॉपुलेशन पे ही काम करोगे ना। तो ऐसे में गाइस सैंपलिंग आपको जो है ना चयन करने यानी सिलेक्शन करने में मदद करता है, जो आपके काम का है ना, जो आपके काम का है उसको भैया साइड करिए, और जो काम का नहीं है उसको चलता करिए, क्योंकि रिसर्च में टाइम कम है, बहुत समय नहीं है, तो ऐसे में सैंपलिंग आपको करना है। ठीक है, अब सैंपलिंग के भी गाइस दो टाइप्स हैं, आप देख सकते हो सैंपलिंग के भी जो है ना दो टाइप है, एक रैंडम सैंपलिंग और एक नॉन रैंडम सैंपलिंग। यानी जब हम सैंपलिंग, ये तो सैंपलिंग की परिभाषा हो गई कि किस प्रकार से हम सेलेक्ट करते हैं, हम कैसे अपने रिसर्च के टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे किसी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सैंपलिंग का यूज करते हैं। सैंपलिंग का एक प्रकार होता है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम मतलब संभावना ने आदर्श, संभावना मतलब जहां पे हर कुछ पॉसिबिलिटी के आधार पे होता है, जहां पे कुछ भी श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी के आधार पे होता है। जैसे मान लीजिए गाइस कि आप में से कई लोग रिसर्च के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते, आप में से मैक्सिमम लोग रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, बस फ्लोटिंग नॉलेज है, ऊपर ऊपर से जानते हो रिसर्च क्या है। ऐसे में गाइस मान लीजिए कि जिनको बस सतही ज्ञान है ना, जिनको बस सतही, तो ऐसे में सैंपलिंग में आपको रैंडम सैंपलिंग हमेशा मदद कर। रैंडम मतलब क्या होता है, जो आप बाई चांस होता है ना। बाई चांस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल अपना ही देता हूं, जब मैं पीएचडी करने गया, जब मेरा पीएचडी का इंटरव्यू था ना, एंट्रेंस तो हो गया, जब इंटरव्यू था तो मेरे एक गुरु थे जिनसे मैं पढ़ता था, मतलब जिनसे मैं पढ़ता था, बेसिकली इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया और उस वीडियो में उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू में कोई ऐसा टॉपिक लेके जाओ जो पैनल को भी ना पता हो, है ना। मतलब
वो बहुत एक्सपर्ट मतलब प्रोफेसर हैं, तो उनका एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई पीएचडी का इंटरव्यू में अगर आपको सेलेक्ट होना है ना, तो कोई ऐसा टॉपिक लेके जाइए जिसको पैनल भी मतलब सुन के उसको ऐसा लगे कि यार ये तो बड़ा नया है, कुछ ये तो कुछ नया विषय है, चलो इसको मौका देते हैं। और अगर रटा रटाया टॉपिक लेके जाओगे तो भैया तो सबको पता है, तो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मेरा जब इंटरव्यू था पीएचडी का, तो मैंने अपने कई सारे मित्रों सीनियर्स को, जहां तक मेरी पहुंच थी, मैंने कई लोगों को फोन करके बोला कि भैया मुझे ना कुछ ऐसा टॉपिक बताओ जो बिल्कुल एकदम नया हो, ऐसा हो जिसके बारे में पहला कुछ हुआ ही ना हो। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद किसी ने मुझे बोला, मैं क्योंकि मेरी एनरोलमेंट 2019 की थी पीएचडी में, तो उससे एक साल पहले, एक साल पहले एक नोबेल अवार्ड मिला था। जापान के एक नॉवेलिस्ट थे काजू इशिगुरु, 2017 में उनको नोबेल अवार्ड मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। तो जब मुझे कोई नया टॉपिक नहीं मिला, तो मुझे मेरे एक मित्र हैं शैलेश साहू, उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि एक काम करो, अभी नोबेल अवार्ड मिला है, अच्छा नोबेल अवार्ड जिसको मिला है वो तो बिल्कुल नया है, उस पर तो कोई पीएचडी किया ही नहीं होगा, तो एक काम करो, तुम ना जापान के ये नॉवलिस्ट हैं और इसको नोबेल अवार्ड भी मिला, तुम इसी पे पीएचडी करो। जब तुम इंटरव्यू में लेके जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे प्रोफेसर भी नहीं जानते होंगे कि भैया ये काजू इशिगुरु है कौन, क्योंकि जस्ट उसको मिला था नोबेल। तो मेरे भी दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि चलो ऐसा, मैंने क्या किया, काजू इशिगुरु पे ही एक बढ़िया सिनॉप्सिस बना के ले गया, रिसर्च प्रपोजल बना के ले गया, और वैसा ही हुआ ऑलमोस्ट। हालांकि एक आध लोग उसको जानते थे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं जानते थे, मतलब नाम जानते थे बट उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि जस्ट उसको मिला था ना। अब जस्ट किसी को नोबेल अवार्ड मिला है तो कौन इतना जल्दी उसके बारे में पढ़ लेगा। जो पुराने प्रोफेसर हैं उनके पास पुरानी पुरानी चीजों का ज्ञान है, नई नए ट्रेंडिंग को तो वो नहीं पढ़ रहे। तो इंटरव्यू में जब मैं टॉपिक लेके गया काजू इशिगुरु, तो कई सारे प्रोफेसर ने तो मुझे ये कहा कि भाई आप ही बताओ कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, क्योंकि उनको नहीं पता था, काजू इशिगुरु के बारे में उनको बहुत नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था। तो उन्होंने बोला कि आप ही बताओ कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बताया कि सर ये जापान के ऑथर हैं, इन्होंने ये नॉवेल लिखा है, इनका ये थीम है और ये इस तरह से काम करते हैं, इनको इसके लिए नॉवेल मिला, इसके लिए बुकर मिला और ये डायस्पोरा पे काम करते हैं। उसके बाद मेरे ही बताने के बाद उन्होंने उसी से फिर क्वेश्चन निकालना स्टार्ट किया। तो मेरा क्या हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया, क्योंकि उनको ये लगा कि यार इस बच्चे ने जरूर पढ़ा है तभी ये इस तरह का टॉपिक लेके आया है। वरना मैक्सिमम स्टूडेंट तो रटा रटाया, शेक्सपियर, कालिदास, वर्ड्सवर्थ, महाश्वेता देवी, यही सब लेके जाते हैं ना, जो रटा रटाया है, जिसके बारे में पूरा दुनिया जान रहा है, उसको लेके क्या करोगे आप। तो मैंने कुछ ऐसा ले गया, मैं कुछ ऐसा लेके गया जो वहां पे पैनल में 7 लोग थे, 7 में 5 लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन चला गया कि ये जरूर कुछ दम है इसमें, तभी ये ऐसा एक नया ऑथर को लेके आया। तो इसको कहते हैं गाइस बाय चांस। मेरा वहां कोई प्री प्लानिंग नहीं था, मैंने तो बस तुक्का लगाया था, क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट होना है तो टॉपिक ऐसा लेके जाओ, रटा रटाए टॉपिक को कोई सेलेक्ट नहीं करता। तो मैंने उनके कथनानुसार ऐसा क्या किया, एक तुक्का लगाया, चलो भाई कुछ नया लेके चलते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, कि आपने रैंडम एक तुक्का लगाया और वो लग गया सही जगह पे, लग गया वो सही जगह पे। तो रैंडम, तो रिसर्च में गाइस रैंडम चीजें होती हैं हमारे साथ। अब मान लो गाइस कि मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूंगा, रैंडम ही तो चूज करूंगा ना कोई टॉपिक। अब मैंने वो टॉपिक रैंडम चूज किया, लेकिन बाद में मैंने उसी पे फिर पीएचडी भी कंप्लीट की, मैंने उसको बदला भी नहीं, मुझे लगा चलो यार इसी पे करते हैं, टाइम भी था तो मैंने कर ही लिया फिर उस पे। अब उसको मैंने रैंडम लिया था और रैंडम लेते लेते वो मेरे लाइफ का पार्ट बन गया। तो रैंडम रैंडम चीजें गाइस रिसर्च में होती हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होता रिसर्च का, तो ऐसे में रैंडम चीजें, बहुत सारी चीजें हम ऐसा करते हैं जो संभावना आधारित होता है, बाद में जाके हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमने जो माना ये सही है, बाद में हम उसको प्रूव करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, जहां पे हर चीज बाई चांस हो रहा है ना, संयोगवश हो रहा है, संयोगवश। ठीक है, इसके कई सारे टाइप भी हैं गाइस। जैसे अगर हम रैंडम सैम्पलिंग, इस बार भी क्वेश्चन हमेशा आता है रैंडम सैम्पलिंग के टाइप से। तो रैंडम सैम्पलिंग के कुल कुल 5 प्रकार हैं, कितने, 5। पहला है गाइस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम कहते हैं सरल प्रतिचयन। दूसरा है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम कहते हैं व्यवस्थित प्रतिचयन। तीसरा है स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम कहते हैं स्तरीकृत प्रतिचयन। चौथा है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, बहुस्तरीय प्रतिचयन। और पांचवा है क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी गुच्छ प्रतिचयन। तो ये 5 हमारे सैम्पलिंग मतलब रैंडम सैम्पलिंग के प्रकार हैं जो एग्जाम में हर बार आता है, रिपीटेडली आता है आइडेंटिफाई करने को, बताओ इसमें से कौन सा रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। तो इसमें जितने भी टाइप्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, चाहे वो सिंपल सैम्पलिंग हो, सरल प्रतिचयन हो, या स्ट्रैटिफाइड हो, या सिस्टमैटिक है, क्लस्टर है ना, या मल्टी, ये सभी क्या है, रैंडम यानी बाई चांस। अब मान लो गाइस एक एग्जांपल देता हूं कि आप जैसे मिड डे मील है, सरकार की एक बहुत अच्छी योजना चलती है,
स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील, आप सब लोग जानते हैं मिड डे मील, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री में भोजन कराया जाता है। अब ये स्कीम है, सरकार पैसा भी देती है, बच्चों को खिलाया भी जाता है। बट मान लो बीइंग अ रिसर्चर आपको ये लगता है कि चलो भाई मैं ना अपने गांव में जाके, मान लीजिए कि आप हरियाणा में रेवाड़ी से हैं और आपको लगे कि मैं अपने गांव में जाके ना जितने भी स्कूल हैं, 50-100 स्कूल हैं, मैं एक एक स्कूल पे जाके ना ये पता करूंगी कि भाई क्या सच में मिड डे मील चल रहा है, क्या सच में अच्छा खाना मिल रहा है, क्या बच्चों को इससे फायदा हो रहा है, क्या बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा है, बच्चों का रिजल्ट, या ये बेकार है। अब आपने क्या किया, अपने गांव के सारे स्कूल्स में गए, है ना, रैंडम, इसको कहते हैं रैंडम, कि रैंडम आपने अपने गांव के किसी 10 स्कूल में गए, वहां पे जाके बच्चों से बात किया, एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, उस बेसिस पे अपना एक रिपोर्ट बनाए कि हाँ भाई मिड डे मील स्कीम का जो रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है या बेकार है, सरकार को इसको रोक देना चाहिए। तो इस तरीके से गाइस जो है ना, इस तरह से हम लोग मतलब रिसर्च करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है रिसर्च को करते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी हालांकि है, इसको हम कल के क्लास में मैं आपको जितने भी इसके टाइप्स हैं उसको विथ एग्जांपल डिफाइन करूंगा, चाहे हमारा सिंपल सैम्पलिंग हो या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक, जो भी 5 हैं, टोटल 9 है वैसे, क्योंकि सैम्पलिंग का 2 टाइप है, रैंडम और नॉन रैंडम, संभावना न्यादर्श और गैर संभावना न्यादर्श या प्रतिचयन जो भी कहते हो। तो रैंडम के 5 प्रकार और नॉन रैंडम के 4, यानी 5 और 4 9 टाइप। तो 9 को आपको समझाऊंगा विथ एग्जांपल कल के क्लास में, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। आज हमने बहुत सारी बातें की और एक बुनियादी चीज, क्योंकि रिसर्च एक उलझा हुआ टॉपिक है ना, इसका नाम ही है रिसर्च। तो रिसर्च वो है जो हम नहीं जानते, तो नहीं जानते हुए चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, एक एक चीज को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा है ना समय लगेगा इस टॉपिक में, हो सकता है हफ्ता 10 दिन चले ये टॉपिक, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, बारीकी से, कि किस तरह से आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हो, कैसे आप वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप रिसर्च के टॉपिक को सेलेक्ट करोगे और उसको वेरीफाई करोगे, है ना, कि भाई हाँ मेरा टॉपिक ठीक है, मेरे डेटा सही है। तो एक एक चीज पे हम लोग बहुत डेप्थ में, इन डेप्थ बात करेंगे। आज मैंने जो भी पढ़ाया इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा, है ना, जो हमारा ग्रुप बना है उसमें मैं भेज दूंगा आपको। बाकी